दोस्तों, अगले 12 दिन सरकार पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं और इतने भारी पड़ने वाले हैं जिससे सरकार के भीतर जो सरकार का इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम के सहारे इस देश को हाँकने की कोशिशें जो लंबे वक्त से की जा रही है, उन कोशिशों को भी जब पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है, तब उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जेएनजी का किया जाए तो क्या किया जाए, जेन अल्फा से कैसे निपटा जाए। और इन सब के बीच राहुल गांधी को जिस प्रकार का समर्थन कोटा से देहरादून तक और प्रयागराज से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक, जंतर मंतर से लेकर पुणे तक मिलता हुआ दिखाई दिया, उसमें सत्ता के सामने समाज के हर वर्ग का समर्थन देखते हुए वर्ग के बीच बांटो और सियासत करो की राजनीति के लिए भी एक अवसर ढूंढने पर सोचने के लिए विवश करने जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ऐलान किया और उसके ऐलान को आप इस चिट्ठी में देख सकते हैं। 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट पर वो बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, शांतिपूर्ण मार्च निकालने वाले हैं और उस मार्च के माध्यम से जो उनकी तमाम मांगे हैं, चाहे जंतर मंतर से लेकर के 25 जुलाई तक जो कुछ भी हुआ है, उन सब पर वो सरकार की तरफ से क्या किया है, सरकार ने क्या करने वाली है और इस देश में नौजवानों की समस्याओं का हल क्या है, इन सब के ऊपर एक मुकम्मल वादा चाहते हैं। और जिसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को, जेएनजी के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस से परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अलग सवाल है। लेकिन चूंकि दौर आज का है, दौर नौजवानों का है, दौर जेएनजी और जेन अल्फा का है, तो जेएनजी और जेन अल्फा को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं देने की हिमाकत तो कम से कम मौजूदा दौर में सरकार कर नहीं सकती। क्योंकि जब पैलेट गन के बाद एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और नेता विपक्ष ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर यह कह दिया कि चाहे 6 महीने तक बैठना पड़े, हम यहीं पर बैठेंगे और एफआईआर करा के जाएंगे, आनन फानन में एफआईआर दर्ज कर ली गई। और मौजूदा दौर में जो एक रोल बैक सरकार का लेवल लगता जा रहा है इस सरकार के ऊपर, उन सब के बीच कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि सरकार है तो किसके लिए, सरकार चाहती क्या है। क्योंकि जनता भी अब कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम से अपनी आकांक्षाएं पूरी न होने की परिस्थितियों में कमर कसती हुई दिखाई दे रही है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कमर कसने का नतीजा है कि सत्ता या सिस्टम के शीर्ष पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के मुंह से कोई बोल निकलता है और उसके बाद सोशल मीडिया में उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है। याद कीजिए, देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के मुंह से कॉकरोच शब्द क्या निकला, कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई और उसी कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के अंदर जेएनजी को जगाने का काम किया। दिमागी नक्सल शब्द लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला और उसके बाद सोशल मीडिया में दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी खड़ी हो गई, लाखों फॉलोअर उसके भी खड़े हो गए। और पिछले 24 घंटे के भीतर की घटना पर आप नजर डालें, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक की जुबान से कुत्ता शब्द क्या निकला, मुहावरे की शक्ल में ही निकला, लेकिन जैसे ही कुत्ता शब्द निकला उसके बाद कुत्ता जनता पार्टी भी सोशल मीडिया में ट्रेंड करने शुरू हो गई। अब यह कुत्ता धर्मेंद्र की फिल्मों वाला नहीं था, यह कुत्ता कोई वफादार कुत्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। और धर्मेंद्र की फिल्मों में तो कहा जाता था कि कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन मौजूदा दौर में जेएनजी के ऊपर जिस तंज में मुहावरे वाले कुत्ते का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अब इंसान के बाद कहीं गलगोटिया वाला रोबोटिक कुत्ता या उसके भी अपने संपर्क के लोग यदि सड़क पर उतरते हुए नजर आए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसका 6 कब 9 बन जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल सरकार जिस प्रकार से उलझी हुई है, एआई के दौर में उलझी हुई है, सोशल मीडिया के दौर में उलझी हुई है और इन सब से आगे जेएनजी और जेन अल्फा के मुद्दों ने उसे उलझा रखा है। उसके बाद सरकार की तमाम कोशिशों पर यदि हाल फिलहाल के घटनाक्रमों के आईने में परखने की कोशिश करें तो कई सारी बातें साफ हो जाती है। पहला, कैबिनेट विस्तार कर लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कि कैबिनेट से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाए, कुछ नए मंत्रियों को लाया जाए और उसके बाद सरकार को एक नया कलेवर देकर लोगों को भरोसा जताने की कोशिश। लेकिन मत भूलिए कि ये जेएनजी है, ये जेन अल्फा है, उसे नहीं पता कि भारत का रेल मंत्री कौन है,
उसे नहीं पता कि भारत के गृह मंत्री कौन है, उसे नहीं पता आज की तारीख में कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। उसे अपने मुद्दों से वास्ता है, और जिन मुद्दों से वास्ता है उन मुद्दों से सरकार को ऐसा लगता है 12 सालों से कोई वास्ता नहीं रहा है, क्योंकि 12 सालों से जो वास्ता रहा है वो यही रहा है कि सबसे ऊंची मूर्ति किस नेता या किस देवता की कहां बना दी जाए। मूर्ति बनाने और बुत बनाने और उनके विचारों को खत्म करने की प्रक्रिया के खिलाफ ये जेएनजी खड़ा हुआ है। और जेएनजी जब इस प्रक्रिया के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर मस्जिद की सियासत का क्या होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव का क्या होना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता जेएनजी को कि अंततः भारतीय जनता पार्टी जो सियासत करना चाहती है उस सियासत के भीतर आम जनता बनाम सत्ता के याराना पूंजीवाद की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में इस देश के 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर हैं, उनके घर से निकले हुए जेएनजी को 5 किलो राशन प्रभावित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। स्वाभाविक है कि नहीं कर पा रहा है। और जब उन्हें 5 किलो राशन या मोदी जी का भाषण प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है तो जेएनजी के सामने रास्ता क्या है? रास्ता वही दिखता है जो जंतर मंतर से निकलकर गांव कस्बों तक पहुंच गया, पटना से लेकर जोधपुर, जबलपुर और महाराष्ट्र तक पहुंच गया, दक्षिण भारत तक पहुंच गया। और कहीं ना कहीं इन सब के दायरे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस इंडियन मिडिल क्लास, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास के बीच अपने चुनावी हिंदुत्व की जो जगह बनाई थी, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली चुनावी हिंदुत्व की पीढ़ी, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले अंकल आंटियों की पीढ़ी अब जेएनजी के सामने और जेएनजी के मुद्दों के साथ कदम ताल करने पर मजबूर कर रही है। अब कोई किसी से यह नहीं पूछता कि इस देश के भीतर नौजवानों के अलावा दूसरी समस्या बड़ी कौन सी है, लेकिन सरकार आज की तारीख में क्या अपनी हरकतों से बाज आ गई है? ब्रिटिश काल में आपने देखा होगा कि फूट डालो और राज करो की नीति पर अंग्रेज चलते थे। कभी मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई सांप्रदायिक आधार पर, कभी रेमजे मैकडोनाल्ड के दौर में 1932 में कम्युनल अवार्ड की बातें की गई, कभी इस देश के अंदर दूसरे तरीके से पाकिस्तान की मांग को भी हवा दी गई। लेकिन इसके बावजूद आजादी के आंदोलन को कमजोर नहीं किया जा सका। आज के दौर में भी सत्ता में बैठी हुई पार्टी और उस विचारधारा के लोग क्या सिस्टम और जेएनजी को बांटने की कोशिशों में लग गए हैं? क्योंकि एक तरफ चुनौती भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी है, दूसरी तरफ चुनौती इस देश के नौजवानों की तरफ से भी है, जेएनजी और जेन अल्फा की तरफ से भी है। और इस चुनौती के बीच सत्ता और सत्ता में बैठी हुई गुजरात लॉबी को क्या लग रहा है कि अगर सांप्रदायिक आधार पर जनता को बांटने का प्रयोग फेल हो जाए तो क्या कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है? हाल फिलहाल के कुछ घटनाक्रम को आप देख सकते हैं। आरक्षण विरोधी, जिसे सवर्ण आंदोलन कहा जा रहा है, आरक्षण विरोधी कहा जा रहा है कि ये नौजवान आरक्षण का विरोध करते हैं, वो लोग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और देश के दूसरे हिस्सों में सड़क पर उतरे हुए। क्या यूं ही वो सड़कों पर उतर गए हैं? दरअसल ये जेएनजी के आंदोलन को विभाजित करने की साजिश हो सकती है। उन्हें अगड़ा बनाम पिछड़ा उसमें बांटने की कोशिशें हो सकती है, और जेएनजी और जेन अल्फा को इस तरह से बांटने की कोशिशें किसी सूरत में कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि मुद्दा अब आरक्षण का नहीं है, मुद्दा आरक्षण से कहीं आगे का है। मनमोहन सिंह के दौर में भी आरक्षण था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी आरक्षण था, देवेगौड़ा और गुजराल के दौर में भी आरक्षण था, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी आरक्षण था, और उसके पहले के प्रधानमंत्रियों के दौर में भी कम से कम SC/ST वर्ग वाला आरक्षण तो था ही। लिहाजा सबके दौर में वैकेंसी आती थी, सबके दौर में प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक स्थितियां रहती थी। उस दौर में प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह नहीं था कि कोई डिलीवरी बॉय का सिस्टम चल रहा था कि बाइक लेकर घर घर मदर डेयरी और अमूल का दूध पहुंचाओ, तेल नमक हल्दी पहुंचाओ। यह सिस्टम नहीं था। फैक्ट्रियां धुआं उगलती थी, कारोबार होते थे, मैन्युफैक्चरिंग चलती थी। भले ही विश्व स्तर पर जो जितना होना चाहिए था उतनी नहीं थी, लेकिन आज की तुलना में काफी ज्यादा जरूर थी, जिसका नतीजा यह होता था कि इस देश में रोजगार प्राइवेट से लेकर सरकारी सेक्टर तक सबको मिलता था। लेकिन कल जिस प्रकार की रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने छापी, उससे तो साफ जाहिर हो गया कि भारत सरकार के उपक्रमों में, जहां पर
2015 के पहले तकरीबन 18.5% लोग कॉन्ट्रैक्ट पर थे, आज लगभग आधे यानी 50% के करीब लोग उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं। नौकरियों का जिस प्रकार से संविदाकरण हुआ है, जिस तरह से भारत में भर्ती परीक्षाओं में धांधली की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिस तरह से पेपर लीक की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, जिस तरह से अग्निवीर को इस देश के ऊपर सेना के भीतर थोपने की कोशिशें हुई, जिस तरह से रेलवे एनटीपीसी की परीक्षार्थियों को लंबे समय तक फॉर्म भरवाकर यूं ही घर बिठाए रखा गया, नौजवान किस्तों में बाहर निकल रहा था। अब नौजवान सामूहिकता के बोध के साथ बाहर निकल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जब चुनौती देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की आ रही है, जो समाज के अगड़े वर्ग से आते हैं, तो खुद को पिछड़ा बताने वाले नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षण का विरोध करने वाला आंदोलन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजनीतिक तौर पर एक टॉनिक का काम करता हुआ दिख रहा है कि भाई पिछड़े वर्गों के बीच प्रतिक्रिया हो जाएगी अगर मोदी को हटाया जाएगा। तो ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग में उनकी बिरादरी कब जुड़ी थी, इसको लेकर भी एक सवाल है कि मंडल आयोग की मूल अवधारणा के मुताबिक जो पिछड़े वर्ग थे उसमें नरेंद्र मोदी की बिरादरी का कोई स्थान नहीं था। बाद में उन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग के नाम पर आरक्षण विरोधी आंदोलन को हवा दिया जाना और उसके बाद सियासत करने की जो कोशिशें हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेनजी आंदोलन को पलटने की कोशिशें। जिस तरह से आरक्षण समर्थकों की भीड़ को पुलिस आरक्षण विरोधियों की भीड़ को पुलिस उठाकर ले जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बड़े ही इज्जत के साथ उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा था। उस तरह की इज्जत तो इस देश की जेनजी को जंतर मंतर पर नहीं बख्शा गया। लड़कियों के साथ बदसलूकी की कैसी फोटो आई वो सबने देखा। और इन सब के बीच 27 अगस्त के बाद जो कैबिनेट विस्तार की कोशिशों की चर्चा चल रही थी, उस पर दो तरफ से जो वार होता हुआ नजर आया है, दो तरफ से प्रहार होता हुआ नजर आया है, तब अब कैबिनेट विस्तार से मोदी सरकार को कुछ हासिल होगा, गुंजाइश इसकी बहुत कम हो गई। तो गुंजाइश बचती क्या है? पहला सवाल तो यह होगा कि क्या जेएनजी को प्रदर्शन करने की इजाजत मिलेगी। दूसरा सवाल यह होगा कि आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोध के आंदोलन में इस जेएनजी को बहकाया जा सकेगा। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि परमिशन नहीं मिलेगी तो जेएनजी आखिर सड़क पर उतरने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा, क्योंकि जेएनजी ने अब तक भारत के संविधान के दायरे में, लोकतांत्रिक दायरे में आंदोलन किया और लोकतांत्रिक दायरे में ही वो आंदोलन करना पसंद करता है। जेन अल्फा भी उसी के रास्ते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हाय गाइज, हाय बाइज, हाय भेजा फ्राइज कर देने से अगर इस देश की जेएनजी को बहकाया जाना होता तो कब का बहकाया जा चुका होता। जेएनजी बहक भी चुका है। जेएनजी के पहले मिलेनियल्स बहक चुके थे, कब? और जेएनजी का एक छोटा सा हिस्सा भी उसमें बहका था, कब? जब अच्छे दिनों की आस जगाई गई थी, जब अली बनाम बजरंग बली के कुत्सित सांप्रदायिक नारे पर झूमने के लिए जेएनजी और मिलेनियल्स को मजबूर किया गया था, और जब मंदिर मस्जिद के नारे के साथ इस देश के भीतर एक सांप्रदायिकता की बुनियाद रखने की कोशिशें हुई थी, उस बुनियाद के आश्रय इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म यहां तक फैला कि बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी में तब्दील होते चले गए। आज आप जितने बड़े उद्योगपतियों को देखिए, उन्हें उद्योगपति कहने में भी शर्म आती है। कौन सा उद्योग वो चला रहे हैं? इस देश की जनता को यह जानने का हक है कि जिन दो सरकार के गोदी सेठों का जिक्र होता है, आखिर वो कौन सा उद्योग चला रहे हैं। इस देश में जैसे बस स्टैंड के इंचार्ज का काम होता है छोटे छोटे शहरों में कि कौन सी बस किस टाइम पर खुलेगी और पैसेंजर भर्ती कराना, उसी तरह से इस देश के बंदरगाह और एयरपोर्ट को चलाने का काम नए नए जो गोदी सेठ बने हुए हैं वो लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में रिटेल मॉल खोलकर डिलीवरी बॉय का मैकेनिज्म डेवलप करने का काम इस देश के उद्योगपति कर रहे हैं। फैक्ट्रियां खोलकर धुआं निकालने के मामले में और लोगों को रोजगार देने के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति पहले की तुलना में अब काफी पीछे छूट चुके हैं। वो भूल जाइए कि किसी दौर में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर बसाया था। वो भूल जाइए कि किसी दौर में बॉम्बे डाइंग ने इस देश में कपड़ा कारोबार में एक बड़ा नाम कमाया था। वो भूल जाइए कि रेमंड ने इस देश में टेक्सटाइल के मार्केट को एक समय में लीड किया था। वो भूल जाइए जब देश के अंदर एचएमटी और टाइटन की घड़ियों का एक छत्र राज हुआ करता था, तब जमाना मैन्युफैक्चरिंग का था, तब जमाना चीन पर आयातित अर्थव्यवस्था का नहीं था,
और चीन पर निर्भर आयातित अर्थव्यवस्था के दौर में डिलीवरी बॉय सिस्टम से उब चुका नौजवान कॉकरोच के प्रदर्शन में भी सामने आता है और राहुल गांधी के सामने भी देश के अलग अलग हिस्सों में अपने मुद्दों के आसरे पहुंचने की कोशिश करता है। उसके नेता न तो अभिजीत दीपके हैं, न ही राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी यदि संसदीय बोर्ड में देवेंद्र फडणवीस को लाकर अगले प्रधानमंत्री के तौर पर ग्रूम करना भी चाहे तो उनके राज्य के नौजवानों की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस में इस देश का नौजवान भविष्य देख सके। यही स्थिति कमोबेश योगी आदित्यनाथ की है। तो इस स्थिति में सवाल उठता है कि आखिर इस देश का जेनजी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सड़क पर क्यों नहीं उतरता? क्यों वो सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं उतर रहा? क्यों वो मोहन यादव या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नहीं उतर रहा? क्यों वो भजन लाल शर्मा या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं उतर रहा? दरअसल जेनजी सूचनाओं के मामले में ओतप्रोत है, हर तरह की सूचनाओं से वो लैस है। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन लगभग पूरे हिंदी भाषी भारत और महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे राज्यों पर है और जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां के मुख्यमंत्रियों की स्थिति एक कठपुतली मुख्यमंत्री से ज्यादा की नहीं बची है, दिल्ली के इशारों पर चलने वाले मुख्यमंत्री। ऐसी स्थिति में भला क्यों वो सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगेगा? भला क्यों बीपीएससी की कारगुजारियों के लिए सम्राट चौधरी की सरकार को दोष देगा? जहां उसे लगता था कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जा सकता है वहां वो खड़ा हुआ, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन झारखंड के फुल फ्लेज चीफ मिनिस्टर कहे जा सकते हैं। पूरी ताकत उनके पास है, उन्हें कोई भारतीय जनता पार्टी का आला कमान नहीं चला रहा, डीके शिव कुमार को कोई आला कमान नहीं चला रहा। वो भारत के संवैधानिक दायरे में पूरे अधिकार के साथ अपने मुख्यमंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। स्वाभाविक है इनके राज्यों में जेनजी को लगा कि यहां जो भी गड़बड़ियां हो रही है उसमें इनकी सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है और इन्हीं की सरकार से सवाल पूछा जाएगा। जेनजी वहां सीधे सीधे सवाल पूछने के लिए खड़ा हो गया। सरकार भी सीधे सीधे जवाब देने की मुद्रा में आ गई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में राज्य सरकार की कारगुजारियों या राज्य सरकार के भर्ती वाली परीक्षाओं वाली संस्थाओं के खिलाफ जेनजी क्यों भला सड़क पर उतरता? इसलिए नहीं उतरता क्योंकि वो खुद बेचारे कठपुतली हैं, दिल्ली के इशारे पर। सीधे सीधे इन राज्यों में दिल्ली को निशाने पर लेना, दिल्ली की सरकार से सवाल पूछना, इस्तीफे की मांग को धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ जाना, ये सत्ता के केंद्रीकरण का, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसे इस देश की अगली पीढ़ी 1 GB डेटा और स्मार्टफोन के जमाने में बहुत पहले आसानी से समझ गई थी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे आगे चलने वाले बेबी बूमर्स या जेनएक्स या मिलेनियल्स नहीं समझ पाए थे। यही बदलाव है और इसी बदलाव को सत्ता और सत्ता का इकोसिस्टम या वो जिस चुनावी हिंदुत्व के नैरेटिव के सहारे चल रहा था वो समझ नहीं पा रहे, और जब समझ नहीं पा रहे तो चाहे कैबिनेट विस्तार कर ले या मुख्यमंत्रियों को बदल दे, किसी भी परिस्थिति में वो जेनजी की मांगों से जेनजी को नहीं भटका सकते। आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी आंदोलन भी नहीं भटका सकता। सवाल नौजवानों का है और नौजवान बहकने और बिदकने को तैयार नहीं है, उन्हें बहकना भी नहीं चाहिए। सिस्टम की कारगुजारियों को समझे बिना इस देश का नौजवान आज की तारीख में कभी भी अपने फैसले नहीं लेता, वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है। 12 सालों तक अच्छे दिनों का इंतजार किया और जब अच्छे दिनों के इंतजार में उसे बाधा नजर आने लगी तब उसने सत्ता के अच्छे दिनों को खत्म करने की ठान ली। यही बदलाव की बयार है जो कभी ब्राजील में दिल्मा रोसेफ के आंदोलन के सहारे दिखाई देती है, कभी ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट के मूवमेंट के सहारे अमेरिका में दिखाई देती है और कभी नेपाल में बालन शाह के सहारे दिखाई देती है, तो भारत के अंदर जेनजी आंदोलन के सहारे दिखाई देती है। चेहरे उसके कभी सोनम वांगचुक दिखते हैं, कभी राहुल गांधी दिखते हैं, तो कभी अभिजीत दीपके दिखते हैं। हकीकत में चेहरा होता कोई नहीं है, चेहरा मुद्दा होता है और जब मुद्दा चेहरा बन जाए तो चेहरे के सहारे सियासत करने वाले लोग और उनकी सियासत स्वाभाविक तौर पर खतरे में पड़ती है। देखते हैं अगले 10-12 दिनों में क्या होता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है दोस्तों। शिक्षक दिवस के दिन छात्रों का आंदोलन और शिक्षक दिवस के दिन छात्रों का शांतिपूर्ण मार्च बहुत कुछ अपने आप में कहता है
और जब यही आंदोलन बहुत कुछ कह रहा है, यही शांतिपूर्ण मार्च बहुत कुछ कह रहा है, तो इसके पहले सत्ता क्या कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या सत्ता का निजाम बदलेगा या सत्ता का रवैया बदलेगा? दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। देखते जाइए बदलता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।